साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत का भूगोल। हमारा जो चैप्टर 2 है, क्लास 9th का चैप्टर 2 है, उसके बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट रीड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को कंप्लीट देखिए और बाद में इस वीडियो को देखिए। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट में हमने बात की थी भारत का विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। और जो हमारा जो चैप्टर 2 है, इसमें हम बात करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें भारत के भौतिक स्वरूप की, तो जो भारत का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, मैं आपको एक बार जानकारी दे देता हूँ। कौन सी जगह पर क्या चीज़ है, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये द्वीप समूह है। देखिए, ये भारत के जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला, ये आपके पूरा आ जाता है माउंटेन, हिमालय पर्वतमाला आ जाती है। आपके हिमालय पर्वतमाला, पूरा हिमालय पर्वतमाला आ जाती है। और देखिए, हिमालय पर ये हैं आपके हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, हिमालय आ जाता है ये पूरा आपके। इसके बाद आपके हिमालय के बाद आपके ये वाला जो पार्ट आ जाता है, इधर आ जाएगा आपके ये पूरा थार का मरुस्थल। आपके ये वाला जो पार्ट है, ये आ जाएगा थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल। इसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला जो आपके पार्ट है, ये वाला आ जाएगा आपके प्रायद्वीपीय पठार। क्या आ जाएगा ये आपके प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा, ये प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो दोनों साइड वाला ये एरिया है, ये आपका आ जाएगा कोस्टल या आपके तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान आ जाएगा ये। तटीय मैदान के बाद देखिए, तटीय मैदान के बाद हम देखते हैं ये वाला जो एरिया है आपके, ये आपके आ जाएंगे द्वीप समूह, द्वीप समूह। इधर ये पूरा बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है, वो उसे कहेंगे अपन अंडमान निकोबार द्वीप, और जो अरब सागर है उसमें लक्षद्वीप, ये इधर है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है पूरा, ये वाला, ये एक आ जाएगा आपके उत्तरी मैदानी प्रदेश, ये आपके गंगा का मैदान कह सकते हैं अपन, गंगा का मैदान या मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप मैदानी प्रदेश कहिए इसे। ठीक है, इसके बाद ये आपके हो गया हिमालय, हो गया आपका थार का मरुस्थल, हो गया प्रायद्वीपीय पठार, हो गया द्वीप समूह, हो गया तटीय मैदान, हो गया और मैदानी प्रदेश हो गया। तो ये इस प्रकार से हमारा जो भारत है वो बटा हुआ है। देखिए, अब हिमालय पर्वतमाला, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हिमालय पर्वतमाला में क्या होगा, यहाँ पर आपके पर्वत होगा, पर्वतीय एरिया है, ये पूरा पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय एरिया है। आपकी थार का जो मरुस्थल है, यहाँ पर आपके क्या होगा, इधर आपके रेत के टीले होंगे, रेत ही रेत होगी। और प्रायद्वीपीय पठार, पठार क्या होता है, देखिए दोस्तों, पठार मान लीजिए ये आपके पर्वतमाला है, हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ये आपके आ गया प्लेन, इसके बाद ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ, देखो मैदानी प्रदेश से थोड़ा ऊपर उठा हुआ जो पार्ट होता है उसे पठार कहते हैं, थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है ये। ठीक है ना, और ये थोड़ा बहुत सी जगह पर ये कंकरीला और पथरीला होता है, थोड़ा सैंडी वाला पथरीला होता है, थोड़ा रोकी एरिया होता है, जिसे हम पठार कहते हैं। ये अधिकतर इस एरिया में ज़्यादातर जो ये पठार है पूरा। ठीक है, तो ये था हमारे भारत का एक जो भौतिक प्रदेश है, लगभग 5 या 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखना। और देखिए, अब देखते हैं हम क्या भारत का जो
भौतिक स्वरूप है उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक देश है। देखो, भारत में लगभग हर प्रकार की स्थलाकृति अपने को देखने को मिल जाएगी। लगभग सभी प्रकार की यहाँ पर स्थलाकृतियाँ अपने को देखने को मिलती हैं और एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र में या भूभाग में रहते हैं, अब आपको बताना है। आप किस प्रकार का जो भूभाग है उसमें आप निवास करते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, रीजन में, या आपके जम्मू कश्मीर वाले रीजन में रहते हैं तो डेफिनेटली आपके पर्वत श्रेणियाँ होगी, घाटियाँ होगी। और अगर आप यूपी बिहार वाला जो एरिया है उसमें रहते हो तो आपके मैदानी प्रदेश होंगे जहाँ पर बहुत सारी फसलें की जाती होगी। ठीक है ना, मैदान आपको दिखाई देंगे। अगर आप जैसे आप मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो गया, अपने जो वेस्टर्न राजस्थान हाड़ौती का पठार हो गया, तो यहाँ पर आपको पठार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप वहाँ पर पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, पठार हो गया और द्वीप समूह हो गया। देखिए, द्वीप किसे कहा जाता है? देखना, जो द्वीप है वो क्या होता है? द्वीप चारों ओर जल से घिरे स्थल खंड को कहा जाता है। स्थल खंड को कहा जाता है। और जबकि प्रायद्वीप, मान लो ये द्वीप है, ये स्थल खंड है और इसके चारों ओर क्या है? पानी है। और प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? प्रायद्वीप तीन ओर से जल से घिरे हुए भाग को, तीन ओर से जल से, जैसे ये भारत है तो इधर से भी ये जल से घिरा हुआ है। अपन अगर बात करें भारत की, आगे मैं बता दूंगा, ये इस प्रकार से देखिए, ये भारत है अपना, इधर से भी जल से घिरा हुआ है। ये इधर आपके अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे आपके हिंद महासागर आ जाता है। इस कारण भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तीन ओर से जल से घिरे हुए स्थलखंड को। अगर अपन बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, ये भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो है अरब प्रायद्वीप। ठीक है, आगे देखिए। अब भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। देखा हमने कि भारत में कितनी विभिन्नता है। हमने देखा कि भारत में कोस्टल एरिया, तटीय मैदान हैं, मैदानी प्रदेश हैं, मरुस्थल हैं, पर्वत है, इसके अलावा आपके पठार भी है और आपके आइलैंड है, द्वीप समूह भी है। मतलब लगभग हर प्रकार की यहाँ पर अपने को भू आकृति देखने को मिलती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। अगर हम देखें कि अगर ये अपना इंडिया है ना, इसमें सबसे प्राचीन पार्ट कौन सा है, सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन भाग है। सबसे प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। सबसे प्राचीन जो स्थलखंड है वो है आपके प्रायद्वीपीय पठार। सबसे प्राचीन आपके हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। और सबसे नवीन आपके जो पार्ट होगा वो होगा आपका हिमालय पर्वतमाला। और जो सबसे प्राचीन है इस कारण ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा स्थिर माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार सबसे ज़्यादा स्थिर माना जाता है। जबकि जो हिमालय पर्वतमाला है वो अस्थिर माना जाता है। ये आपके जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय जो पठार है आपके, ये सबसे ज़्यादा स्थिर माना जाता है क्योंकि सबसे प्राचीन है और इसका निर्माण लावा से हुआ है। ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। ठीक है, और ये क्या है? स्थिर। हालांकि कुछ भूकंप यहाँ पर आए हैं इसलिए इसको कुछ विद्वान स्थिर नहीं मानते, लेकिन स्थिर है। ये सबसे प्राचीन है और इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी से जो लावा निकला है उससे हुआ है। और यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और अस्थिर जो ये वाला जो एरिया है हिमालय
ये क्या है, नवीन और अस्थिर है। नवीन अस्थिर है। हाल ऐसा माना जाता है कि अभी भी इसकी जो ऊंचाई है ना वो बढ़ती जा रही है। माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी लंबाई 8,848 मीटर है। अभी विद्वान इस नए जो आंकड़े हैं उनमें ऐसा माना जाता है कि इसके जो ऊंचाई है वो बढ़कर 8,850 मीटर हो गई है। ये विद्वान मानते हैं, ज्योग्राफर मानते हैं। ठीक है, तो सबसे नवीन कौन सा, अगर भारत की बात करें कि सबसे प्राचीन तो कौन सा भूखंड है, प्रायद्वीपीय पठार, और सबसे नवीन आपके आ जाएगा हिमालय, और ये यहाँ पर है आपका गंगा का मैदान। ठीक है, ये सबसे नवीनतम भाग है, स्थलखंड है। इसके बाद देखिए आप, इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी कलाकृतियाँ, हाल का मतलब है इसके बाद बनी है, लेकिन हाल का मतलब बहुत वर्षों पूर्व बन चुकी थी ये। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर भाग है, अभी भी युवावस्था में है ये। यहाँ पर जो आपने देखा होगा भूकंप वगैरह आते हैं नेपाल में, अभी हाल ही में आपने देखा होगा बहुत भयंकर भूकंप आया था। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थला करती है। अभी भी ये ऐसा माना जाता है कि ये जो हिमालय पर्वत है ये अभी भी बढ़ रहा है, या इसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ यहाँ से निकलती है। ठीक है, और आपके उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। देखो जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटियों से बना है। देखिए, जो उत्तरी मैदान है ये हिमालय से जो रिवर्स निकलती है, हिमालय से जो रिवर्स निकलती है, हिमालय से जो रिवर निकलती है, हिमालय की रिवर्स के द्वारा जो बहा के लाया गया है, जो मिट्टी बहा के लाई गई है नदियों के द्वारा, इनसे जो ये अपना पूरी ये मैदानी प्रदेश है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा बहा कर लाए गए जो निक्षेप वगैरह है, उनसे इनका निर्माण माना जाता है, इसका मैदानी प्रदेश का, उत्तरी मैदानी प्रदेश का। ठीक है, ये हमारा था एक व्यू पॉइंट। तो अब देखेंगे हम इसका जो भौगोलिक विवरण है वो देखेंगे। देखो, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से पार्ट में विभाजित किया गया है हमने एक बार पहले ही देख लिया। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। ये लगभग 6 पार्ट में भारत की जो स्थला करती हैं उसको डिवाइड किया गया है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपका ऊपर वाला जो ये पूरा पार्ट है ये आपके हिमालय पर्वतमाला हो जाती है, हिमालय हो जाता है। इसके बाद ये इंडियन डेजर्ट हो जाएगा, ये वाला पूरा डेजर्ट हो जाएगा, आपके डेजर्ट वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो आपके एरिया हो जाएगा, ये देखिए ये पूरा आपके मैदान, तटीय मैदान हो जाएंगे, ये वाला तटीय मैदान हो जाएंगे। इसके अलावा ये देखिए प्लेट्यू हो जाएगा, पूरा प्लेट्यू, ये नदन प्लेन हो जाएगा आपके, ये प्लेन हो जाएगा। और यहाँ पर आपके द्वीप समूह भी आ जाते हैं, ये द्वीप समूह भी हैं इधर। ठीक है, तो ये एक इंडिया का जो भौतिक प्रदेश है वो इस प्रकार से डिवाइड है, और ये आपको याद रखने हैं। देखो एग्ज़ाम में आ जाता है कि भारत के भौतिक प्रदेशों के नाम बताते हुए किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। ऐसा ही आएगा, किसी एक का विस्तार से वर्णन वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब बात करेंगे, सबसे पहले हम हिमालय पर्वतमाला के बारे में बात करेंगे, हिमालय पर्वत के बारे में बात करेंगे, हिमालय पर्वतमाला के बारे में बात करेंगे, एक एक करके हम सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय पर्वतमाला। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। देखो वलित क्या है, इस प्रकार से ये बना हुआ है, वलित मतलब ऊंची चोटियाँ, फिर इसके नीचे देखो ये नीचे भी गया हुआ है, घाटियाँ टाइप हो रही है,
तो इस प्रकार से ये बना है, वलित है, वलय है इसमें। ठीक है, ये पर्वतमाला, ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। देखिए, और ये हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, एक अत्यधिक सम अवरोधों में से एक है। देखो, ये आपके हिमालय पर्वतमाला है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हिमालय पर्वत फैला हुआ है, ये हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है ये। और मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, इसको जूम करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ पर आपके सिंधु रिवर से लेकर, ये वाली जो रिवर है ये सिंधु रिवर है, सिंधु नदी से लेकर आपकी ये देखो निकलती यहाँ से है ये ब्रह्मपुत्र रिवर, लेकिन यहाँ तक ये फैला हुआ है, ये इंडिया में यहाँ प्रवेश करती है। ठीक है, नामचा बरुआ नामक स्थान जो है वहाँ से यहाँ तक ये आपके फैला हुआ है, हिमालय पर्वतमाला ये पूरा फैला हुआ है। और एक चापाकार आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर ये फैला हुआ है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवर्त का निर्माण करता है, एक अर्धवर्त बनाता है, मैंने आपको बताया। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो कश्मीर में अपने को ज़्यादा देखने को मिलती है। ये पूरा जो एरिया है ये कश्मीर वाला, ये इधर वाला जो एरिया है ये कश्मीर है। और इसमें देखिए आपको इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, लगभग 400 किलोमीटर। और जो आपके ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश वाला है यहाँ पर लगभग 150 तक देखने को अपने को ये मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो इसकी चौड़ाई है वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, और जो सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखो, हम हिमालय को नॉर्मली देशांतरीय आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाला जो भाग है, ये देखिए, सबसे ऊपर वाला जो भाग आएगा आपके वो आ गया ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बाद मिडिल हिमालय या लेजर हिमालय, बाद में आपके आ जाएगा शिवालिक हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और आपके आ जाएगा शिवालिक हिमालय। ठीक है, श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। तो जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसे हम महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं। और इसी में लगभग इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा ऊंचाई मानी जाती है, और लगभग जो सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां हैं लगभग इसी में पाई जाती है। जैसे यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। देखिए, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया आपके नेपाल में स्थित है, कंचनजंगा हो गया भारत में, मकालू नेपाल में हो गया आपके, धौलागिरी कहाँ पे, नेपाल में हो गया आपके, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, गुरुला, मंदाता, ये सब इसी में आपके पाए जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी पर्वत देखिए ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ये देखिए, ये आपके यहाँ पर आ जाएगी, माउंट एवरेस्ट ही आ गई आपके, कंचनजंगा ये आसाम में यहाँ पर आ गई कंचनजंगा। ठीक है, और आपके ये आपकी K2 आ जाएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। हालांकि ये POK में है भी, भारत की सबसे ऊंची जो चोटी मानी जाती है वो K2 मानी जाती है। ठीक है, लेकिन ये अभी POK में है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा कुछ एरिया पाक के द्वारा अधिकृत छीन रखा है उसमें है ये। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी और भी चोटियां हैं यहाँ पर। नंदा देवी आ जाएगी आपके यहाँ पर, नंदा देवी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चोटियां हैं। इसके बाद देखिए आप, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको चोटियाँ। यह देखिए, ये नंदा देवी चोटी आ गई आपके, नंदा देवी आ जाएगी। नंदा देवी के अलावा ये नंदा देवी आ गई, ये कामेट आ गई आपके,
धौलागिरी आ गई, अन्नपूर्णा है ये, एवरेस्ट पर्वत, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है, मकालू, कंचनजंगा, ये देखिए आप। ये प्रमुख जो चोटियाँ हैं ये कौन से हिमालय में है? ये सबसे ऊपरी वाला जो हिमालय है, ये देखिए आप देख सकते हो, सबसे ऊपरी जो वाला हिमालय है इसी में स्थित है। ये ज़्यादातर जो ऊंची चोटियाँ हैं वो देखिए ये आउटर हिमालय में स्थित है, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद आता है मिडिल हिमालय, आपके मिडिल हिमालय आता है इसके बाद, ठीक है। महान हिमालय जो है कि वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का जो निर्माण है वो क्रोड ग्रेनाइट का, इस भाग का जो क्रोड है वो किससे बना है? ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव है। देखो ये लगभग हम देखते हैं कि जो भी पर्वत श्रेणी 6000 मीटर से ऊपर है, लगभग 6000 मीटर पर बर्फ जम जाती है वहाँ पर ऑटोमेटिक। और इसकी जो औसत ऊंचाई हमने देखा 6000 मीटर है, तो लगभग यहाँ की जो अधिकांश जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई होती है, बर्फ़ से ढकी होती है। और यहाँ से जो हिमानियाँ हैं, जो हिमानियाँ हैं उनका वो बहती रहती है, नदियों का यहाँ पर उद्गम होता है। बहुत सारे जो ग्लेशियर हैं वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती रहती हैं, ग्लेशियर्स से नदियाँ निकलती रहती हैं, जो नदियाँ हैं वो निकलती हैं, ठीक है। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम आपको बताना है। भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है, आपको ये मैप में देख के दोनों बताने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, और कमेंट बॉक्स में आप इनके नाम बताइए। और हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इसे हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, या मध्य हिमालय के नाम से भी हम इसे कहते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। जो इसकी औसत ऊंचाई है मध्य हिमालय या निम्न हिमालय की, वो है आपके 4500 मीटर के बीच में, तथा जो इसकी औसत चौड़ाई है वो है 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण है। इसमें ये कुछ प्रमुख श्रृंखलाएँ धौलाधर, महाभारत, पीर पंजाल, ये श्रृंखलाएँ हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। देखो इसी में जो आपके कांगड़ा, कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर ये घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये वाला जो एरिया है ये पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप कभी घूमने गए हो तो बहुत सारी घाटियाँ मिल जाएगी आपको, कुल्लू, मनाली, है ना, ये घाटियाँ यहाँ पर स्थित है। आपको क्या करना है, एटलस में मसूरी, नैनीताल और रानीखेत की स्थिति देखना है तथा उनके राज्यों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। आपको ज्ञात करना है, अगर नहीं है तो फिर हम आपको बताएंगे। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। देखो सबसे बाहरी जो हिमालय का जो सबसे बाहरी जो पार्ट है उसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, और जो इसकी चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर तक है तथा इसकी जो औसत ऊंचाई है ये 900 से 1100 मीटर के बीच में है। ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ देखो इसमें जो घाटियाँ हैं उनको दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून हो गया, आपके कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। तो ये था आपके हिमालय। देखिए ये सबसे बाहरी वाला है पार्ट, ये मध्य हिमालय आपके आ जाता है, और ये आपके आ जाता है शिवालिक हिमालय। देखिए ठीक है, तो आपको ये याद रखना है तीनों हिमालय के बारे में। ये देखिए शिवालिक हिल्स ये आ जाएगी आपकी, ये मिडिल हिमालय की पीर पंजाल, धौलाधर रेंज आ जाएगी आपके, ठीक है। अब देखिए इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। देखो हमने हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए किस प्रकार से हमने हिमालय को डिवाइड किया। ये अपना
ये अपना भारत का उत्तरी वाला पार्ट है। ठीक है, हमने सबसे पहले हिमालय को इस प्रकार से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये ऊपर वाला आपके महान हिमालय हो जाता है, ऊपर वाला ये वाला आपके महान हिमालय हो गया, महान हिमालय। इसके बाद हमने देखा हिमाचल या मध्य हिमालय, और सबसे ये वो आप क्या हो जाएगा, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये 3 टाइप से हमने इस प्रकार से डिवाइड कर दिया। इसके अलावा हम हिमालय को एक और बेस पर हम डिवाइड करते हैं। देखिए ये क्या बेस होता है, ये मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, ये अपना नॉर्थ वाला पार्ट हो गया पूरा। नॉर्थ वाले पार्ट को अपन, ये आपका हो गया आपके नॉर्थ। इसको एक बार हम दूसरी तरफ लेते हैं, अच्छे से बनाते हैं मैप को, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ये यहाँ पे ले लेते हैं इसको। जी देखिए, एक तो हमने देख लिया कि हिमालय का जो डिवीज़न है वो किस प्रकार किया गया है। एक चित्र सही क्यों नहीं बन पा रहा है, देखिए इसके अलावा एक हम डिवीज़न इस प्रकार से भी करते हैं, क्षेत्रीय जो डिवीज़न है वो करते हैं, और ये हम करते हैं रिवर्स के बेस पे। किसके बेस पे करते हैं, नदियों के आधार पर हम ये डिवीज़न करते हैं, रिवर्स के बेस पर ये हम डिवीज़न करते हैं। ठीक है, एक तो हमने देखा कि इस प्रकार से हमने डिवीज़न किया हिमालय का, और एक करेंगे हम रिवर्स के बेस पे, ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से अपन एक डिवीज़न करेंगे। 4 पार्ट में इस हिमालय को हम इस प्रकार बांटेंगे। देखिए कौन कौन से बेस पर देखेंगे हम, और कौन कौन सी नदियाँ इसको बांटती हैं। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, रिवर्स के बेस पे किस प्रकार हिमालय को बांटा गया है। देखिए ये रिवर्स है आपके, इस चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए जो इंडस और आपके जो सतलज है, इंडस और सतलज रिवर के बीच जो हिमालय है, इसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी, इंडस या सिंधु नदी, सिंधु जो नदी है, और जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी है आपकी। सतलज नदी के बीच वाला जो पार्ट है, सिंधु और जो सतलज नदी के बीच वाला जो पार्ट है, उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए सिंधु और जो आपके काली नदी है, सिंधु और जो काली नदी है, इसके बीच वाला जो पार्ट है, हम इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। सिंधु और आपके सतलज और काली, सतलज और जो काली रिवर है, इसके बीच वाले पार्ट को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए आप, काली और जो तीस्ता रिवर है, काली और तीस्ता रिवर के बीच वाला जो पार्ट है, हम इसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और जबकि जो तीस्ता और जो आपके इधर हैं आपके ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, इसके बीच वाले पार्ट को हम जानते हैं असम हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, असम हिमालय। तो इस प्रकार से अगर अपन देखते हैं क्षेत्रीय आधार पर या नदियों के बेस पर, हम हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और आपके आसाम हिमालय। और आपको याद रखना है कि कौन कौन सी नदी किस किस क्षेत्र में है। देखिए जैसे इंडस और सतलज के आपके सिंधु और सतलज के बीच वाला जो पार्ट है, वो पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और सतलज और जो काली नदी है, सतलज और काली के बीच वाला जो पार्ट है, हम उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके अलावा काली और तीस्ता के बीच वाला जो पार्ट है, हम उसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच वाला जो पार्ट है, हम उसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। आप ये चित्र बना लीजिए, आपको ज़्यादा तरीके से याद रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे।
इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। मैंने बताया आपको नदियों के आधार पर। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु के बीच वाले हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय किसके बीच में? सतलुज और सिंधु के बीच वाला जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए आप लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे पश्चिम और पूर्व इसके बेस पे देखिए तो इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के भी नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और काली तथा तीस्ता नदियों के बीच वाला जो पार्ट है इसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? नेपाल हिमालय। तथा तीस्ता और जो दिहांग यहाँ पर हम ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें, दिहांग और ब्रह्मपुत्र नदी वाला जो एरिया है उसे हम आसाम हिमालय के नाम से जानते हैं या सीमांकित करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्र जो नाम है उनको आपको पता करना है। आसाम हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है दिहांग महागढ़ या गोर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाएं उनके नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी सेल हैं से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल की में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। देखिए ये लास्ट वाला ही समझा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला पार्ट इसको समझना। देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा हिमालय, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और ये देखिए आप, देखिए ये हिमालय चल रहा है, यहाँ तक ये हिमालय है। लेकिन जैसे ही यहाँ के बाद ये क्या होता है कि इस तरीके से बिल्कुल नीचे की साइड में फैलने लग जाता है। और ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं क्या, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब देखो इसमें कौन कौन सी हैं। इसमें एक तो आपके नागा पहाड़ियाँ हैं, नागा जो नागालैंड में स्थित है, नागा मणिपुर में पहाड़ियाँ हैं, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं, और आपके लास्ट में आ जाता है आपके मिजोरम, मिजो पहाड़ियाँ। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से पहाड़ियाँ हैं जिसे हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं। एक बार मैं फिर आपको मैप में बता देता हूँ। ये देखिए मिजो श्रेणी है ये, यहाँ पे ये नागा, ये पटकोई, भूम, ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ये देखिए ये हिमालय इधर खत्म हो जाता है और ये पूर्वांचल इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आज का हम जो हमारा लेक्चर है यहीं पर फिनिश करेंगे। इसके बाद वाला जो पार्ट है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको के कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और क्या बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। आज के लिए यहीं पर, थैंक यू।